नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। यूपी विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद दोबारा सत्तासीन हुई बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ और पीएम योगी और अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर के गणमान्य मेहमानों समेत हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ। और वहीं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार में डिप्टी सीएम के लिए मंत्री पद की शपथ ली और वहीं ब्रजेश पाठक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। और उसके अलावा आपको बता दें तो सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली है और वो 9 बार विधायक रह चुके हैं। और वहीं खन्नी समाज से आने वाले सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर से हैं और उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। स्वतंत्र देव सिंह पहली योगी सरकार में परिवहन मंत्री थे और इसके अलावा 2019 से बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। और इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और वहीं उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी बेबी रानी मौर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली और जाटव समाज से वो आती हैं और आगरा ग्रामीण से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और जहां योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में एक बार फिर सर्वसम्मति से बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता चुन लिया था। और वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दिया और वहीं 37 साल पहले 1985 में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में यह संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और वहीं तिवारी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ के खाते में 37 साल बाद ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आगरा के थाना हरि पर्वत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी और वहीं पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। और वहीं आनंद फानन में पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि थाना हरि पर्वत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई और गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम कबीर उर्फ कपिल और नदीम बताया और वहीं पुलिस पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल दिया और वहीं पुलिस ने बदमाश कबीर और नदीम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। आज यहाँ थाना हरि पर्वत क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली कि 2 अपराधी यहाँ क्षेत्र में चोरी किए माल को लेकर भाग रहे हैं और तभी पुलिस ने अपना गश्त लगाया और गश्त के दौरान उन्हें रोका गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ गाली गलौज की और पुलिस के ऊपर मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। उसमें एक व्यक्ति जो कबीर नाम का है उस कपिल उर्फ हफ्सी, उसके पैर में गोली लगी है, वो घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और वहीं अमेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हो गया जिसके चलते तेज रफ्तार में जा रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रण होकर एक्सप्रेसवे से नीचे पलट गई है। तो वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को सकुशल बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां उनका अभी इलाज जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि ट्रैक्टर पर करीब 15 लोग सवार थे और ये पूरी घटना शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शोभा भाले का पूर्वा के पास से कास लाइन की बताई गई है। वहीं बरेली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया
और एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की गई है कि हर कोई हैरान था और जन्म देने वाली मां खुद ही अपनी संतान के साथ हैवानियत होती देखती रही। दरअसल पूरा मामला है मीरगंज थाना क्षेत्र के और मोहम्मदगंज गांव का, जहां एक सौतेले पिता ने मासूम को जमीन पर पटक पटक कर अधमरा कर दिया है और उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि बच्ची अधमरी हो गई। और वहीं बेसुध हालत में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं बच्ची की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी और स्थानीय लोगों का कहना है कि सौतेला पिता बच्ची को पीटता रहा, लेकिन मां खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही। पर आरोपी पर कार्रवाई के लिए दर्जनों ग्रामीण लोग थाने पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुहार भी लगाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में सामने आया कि इस पूरी घटना के पीछे बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वह पेट खराब होने से बार बार सोच कर रही थी, जिस पर गुस्साए पिता ने उसे बेरहमी से पीट डाला। भाई ने मारा था और जो बीवी है मेरी उसने मारा था। तो क्यों मारा था? उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझसे अलग बच के चली गई है, मतलब हट के चली गई है। किसके साथ रहती है? मेरा भाई है वो। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? उसकी 5 साल। कब मारा था? कल मारा था 4 बजे के टाइम। कब से रह रही पत्नी आपकी उसके साथ? 3 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। सबसे छोटी है? हाँ, जो मेरी जानदा है, जो लड़की मेरी है, जो उनके साथ में जो लड़के हैं वो उनकी जानदा है। और वहीं खबर अब बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर में महिलाओं ने बियर शॉप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महिलाओं का कहना है कि बियर शॉप के बाहर महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ होती है। और वहीं गुस्साई महिलाओं ने कलेक्टर पर जाकर अफसरों से शिकायत भी की और शिकायत में बताया कि बियर शॉप के बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और वो महिलाएं और युवतियों से छेड़छाड़ करते हैं। और वहीं महिलाओं ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद कलेक्टरेट ऑफिस पहुंचकर महिलाओं ने शिकायत की है। मामला ये है कि हमारा रेलवे फाटक के पास यादवनगर मोहल्ला पड़ता है, जहाँ की बियर का ठेका है। वो बियर के ठेके ने इतनी बदतमीजी कर रखी है कि गली मोहल्ले की लड़कियां औरतें निकलना मुश्किल हो रहा है। आपने शिकायत पत्र दिया? अभी शिकायत पत्र पहले भी दिया था, लेकिन वो हटा नहीं है। कितनी बार शिकायत पत्र दे चुके हैं? शिकायत पत्र तो एक ही बार दिया है, लेकिन ठेके वाले से बार बार हमने गुजारिश की है कि कृपया बदतमीजी हम मोहल्ले में ना हो। किस तरह के लोग खड़े होते हैं? वहाँ यही शराबी कबाड़ी हैं जो बदतमीजी करते हैं लेकर के खड़े होते हैं और गली में घुस के पीते हैं। वो वहीं पे टॉयलेट करते हैं। जब हम हम मना भी करते हैं एक बार तो लेकिन उसके बाद फिर भी वो लोग वहीं बार बार खड़े होते हैं। अब मामला ये मेरठ गाजियाबाद सीट पर एमएलसी चुनाव लड़ रही आरएलडी ने अपनी इकलौती सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और खुद आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस सीट पर जीत की कमान भी संभाल ली। और वहीं वोटों का गणित बैठाने के लिए जयंत ने गुरुवार को मेरठ में 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। और इसके अलावा वहीं आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के सभी विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया और जयंत चौधरी ने मेरठ में सभी कार्यकर्ताओं मतदाताओं से बात कर जीत की रणनीति बनाई है। और जयंत चौधरी ने सत्ताधारी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये चुनाव एमएलसी चुनाव नहीं बल्कि छीना झपटी का चुनाव है और हमें ये चुनाव सत्ताधारी सरकार से छीनना ही होगा। ये एक गिरावट और पतन का प्रमाण है। ये चुनाव सरकार के खिलाफ है और इसलिए मैं यहाँ क्षेत्र में आया हूँ ताकि अपने कार्यकर्ताओं को और मुस्तैद करूँ और बहुत मुस्तैदी से और मनोबल के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये चुनाव लड़ा जाए। मुलाकात एक रिश्तों का सिलसिला होता है। बातचीत हुई, काफी विस्तृत तौर पे हम लोगों ने बातचीत करी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंधित भी उनकी राय थी, वो उन्होंने मेरे साथ साझा की है। सामाजिक न्याय के कई विषयों पर हमने बातचीत करी। आज नौजवान जिस तरह से रोजगार के सवाल को लेकर चिंतित है, उसमें हम दोनों की चिंताएं हैं वो हमने जाहिर की। किस तरह से हम लोग सामाजिक इश्यूज को आगे रखकर काम कर सकते हैं।
और वहीं यूपी में 100 करोड़ की टैक्स चोरी के बाद प्रदेश में शराब माफिया प्रणय अनेजा और पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े बार डाउनटाउन 21 के मालिक शराब माफिया मनोज जायसवाल चर्चा में, जिसने 100 करोड़ का चूना लगाया हो और उस पर आबकारी विभाग के अफसर कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस शराब माफिया सहारनपुर की टपरी डिस्टिलरी के मालिक प्रणय अनेजा और मनोज जायसवाल समेत गैंग से जुड़े 16 लोगों को जेल भी भेज चुकी है, लेकिन आबकारी विभाग अभी भी शराब माफिया के सिंडिकेट को तोड़ नहीं पाया। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस अफसरों ने बीडीए के साथ मिलकर शराब माफिया मनोज जायसवाल के बरेली स्थित डाउनटाउन बार 21 और तमाशा बार को जमींदोज कर दिया है, लेकिन आज भी आबकारी विभाग शराब माफिया की 4 दुकानों पर कार्रवाई नहीं कर और अपनी बेरबानी दिखा रही है, और वो भी जब शराब माफिया पर 100 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है और वहीं जेल में है और जेल से ही पूरा सिंडिकेट चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि 100 करोड़ की टैक्स चोरी में शराब माफिया मनोज जायसवाल और उनके परिवार की 4 दुकानों के लाइसेंस अभी तक सस्पेंड नहीं किए जा सके, जबकि उनके तार एक सीओ से भी जुड़े हैं और सीओ ने उनकी मदद से ही एक शराब की दुकान का लाइसेंस ले रखा है और अभी तक उनका भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं हो सका। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान अभी तक इन दुकानों का नवीनीकरण भी नहीं कराया गया है। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट की अलीगंज पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर 1 लाख के इनामी शातिर लुटेरे को मुठभेड़ में मार गिराया और शातिर बदमाश ने दिसंबर 2021 में अलीगंज के तिरुपति ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था और साथ ही एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या भी की थी और पुलिस इसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। अलीगंज इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शुक्रवार करीब 3 बजे रात को पुलिस चेकिंग के दौरान बंदा रोड स्थित हेल्थ हॉस्पिटल के पास बिना नंबर की एक बाइक सवार को रोका गया और पुलिस के रोकने पर बाइक सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में युवक पुलिस की गोली से घायल हुआ और जांच से सामने आया कि मुठभेड़ में घायल युवक 1 लाख का इनामी मोरापुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर निवासी राहुल सिंह है और उसको भावराव देवरास अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि उसके पास से बिना नंबर की एक बाइक और अवैध असले और कई कारतूस के साथ जेवर भी बरामद हुए और इसने कपूरथला स्थित निखिल अग्रवाल के तिरुपति ज्वेलर्स में 8 दिसंबर को कर्मचारी श्रवण को गोली मारकर करीब 80 लाख रुपए कीमत के सोने के गहने लूट लिए थे और तब उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और 16 दिसंबर 2021 को इस घटना में शामिल उसके साथी गाजीपुर सेक्टर C निवासी हर्ष सिंह उर्फ हनी सिंह और गुंडबा कल्याणपुर निवासी रवि कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। और वहीं पुलिस के मुताबिक तिरुपति ज्वेलर्स में हुई लूट के खुलासे के लिए पुलिस ने घटनास्थल की तरफ आने जाने वाले करीब 77 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले थे, तब जाकर राहुल और उसके साथियों की फोटो सामने आई थी और वहीं पुलिस को इनकी बाइक निशातगंज में लावारिस हालत में पाई गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के एक समूह ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रक्त पत्र लिखा है और उस पत्र में विश्वविद्यालय के तथाकथित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है और छात्र छात्राओं ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग भी की और विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली और ऑफलाइन परीक्षा की मांग को लेकर 612 दिनों से धरना जारी है। और वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने को लेकर छात्रों का तीसरा दिन भी कुलपति कार्यालय पर धरना जारी रहा और इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने रक्त पत्र लिखकर महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार भी लगा दी और छात्रों का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और 14 फरवरी से छात्रों ने गांधीवादी तरीके से ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में आंदोलन जारी किया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश अनुसार 20,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रार्थना पत्र दिया। हाई पावर कमेटी की मीटिंग भी गठित की गई, लेकिन आज तक छात्रों के पक्ष में निर्णय न दे सका और छात्रों का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर आमादा है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा और अब हमारा राष्ट्रपति भारत गणराज्य से विनम्र निवेदन है कि वो मुझे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान करें।
उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली और धामी के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। पर इस नए कैबिनेट में शामिल हुए सदस्यों के बारे में समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए आप एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करने में सफल रही, तो वहीं काफी मंथन किए जाने के बाद आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगी है और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया और एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्रियों ने पद की शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि नई कैबिनेट में धामी ने 5 पुराने चेहरों को बरकरार रखा है, तो 3 नए चेहरे भी शामिल किए हैं। नए मंत्रियों में 4 ने चुनावी हलफनामे में खुद को किसान बताया है, तो वहीं मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्रियों ने राजनीति को ही अपना पेशा बताया है। और उत्तराखंड कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जो पेशे से वकील हैं, वहीं 3 मंत्रियों ने खुद को बिजनेसमैन बताया है। खास बात यह है कि 2 मंत्रियों ने खुद को किसान और बिजनेसमैन दोनों बताया है। अब आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 2001 में जब भगत सिंह कोश्यारी 122 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, तब धामी उनके विशेष कार्याधिकारी यानी OCD थे। इसके बाद 2002 से 2008 तक धामी उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2012 में पहली बार, फिर 2017 में दूसरी बार धामी विधायक चुने गए। साथ ही जुलाई 2021 में धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब उनकी उम्र 45 साल थी, जिसके आधार पर धामी के नाम उत्तराखंड का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अब बढ़ते हैं धामी की कैबिनेट की ओर। तो उत्तराखंड कैबिनेट में पहला नाम आता है सतपाल महाराज का, जो कि चौबट्टा खाल से विधानसभा चुनाव जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस के केसर सिंह को 11,430 वोटों से हराया है। गौरतलब है कि सतपाल महाराज धामी कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। महाराज के पास कुल 87.34 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो वहीं 70 साल के महाराज कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मंत्री भी हैं। कैबिनेट के दूसरे मंत्री का नाम है प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि ऋषिकेश से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के जयंत रमोला को 19,057 वोटों से हराया है, तो वहीं अग्रवाल पिछली विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। इस कड़ी में अगला नाम है गणेश जोशी का, जिन्होंने मसूरी सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की गोदावरी थापली को 15,325 वोट से हराया। साथ ही आपको बता दें, जोशी धामी कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। साथ ही पिछली धामी सरकार में भी शामिल थे और जोशी के पास सैनिक कल्याण, खाद्य और ग्रामीण उद्योग MSME जैसे मंत्रालय थे। अब बारी आती है धन सिंह रावत की, जिन्होंने श्रीनगर सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मात देकर जीत हासिल की। हालांकि ये जीत काफी कम मार्जिन की रही, उन्होंने महज 587 वोट से जीत दर्ज की। पर गौरतलब है कि धन सिंह रावत धामी कैबिनेट के सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं और उन्होंने PhD की है। रेखा आर्या इस कैबिनेट की अगली मंत्री हैं, जिन्होंने पद की गोपनीयता की शपथ ली और उत्तराखंड कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। आपको बता दें कि रेखा आर्या सोमेश्वर सीट से 5,993 वोट से जीती थी और आर्या पिछली सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। रेखा आर्या दूसरी बार मंत्री बनी है। उन्हें मंत्री बनाकर एक साथ युवा, महिला और अनुसूचित जाति का समीकरण साधा गया है। इसी कड़ी में अगला नाम है सुबोध उनियाल का, जो नरेंद्र नगर सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के ओम गोपाल को 1,798 वोट से हराया है। साथ ही आपको बता दें कि पिछली सरकार में उनियाल के पास कृषि मंत्रालय था। तो वहीं चंदन रामदास बागेश्वर सीट से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। बीते 4 दशक से राजनीति में सक्रिय चंदन रामदास धामी सरकार का नया चेहरा है। साथ ही करोड़पति होते हुए भी चंदन रामदास धामी कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्री हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के अगले मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, जिन्होंने सितारगंज विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के नवजोत पाल सिंह को 10,938 वोट से हराया है। सौरभ को ये राजनीति विरासत में मिली है और सितारगंज विधानसभा सीट पर पिता की राजनीतिक विरासत को सौरभ ने लगातार 2 चुनाव जीत कर संभाला। आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा के दादा हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश और पिता विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सौरभ की बुआ यानी हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी डॉक्टर रीता बहुगुणा भी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा है। रीता जोशी यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, इसके बाद योगी सरकार में मंत्री भी रही और अब वह प्रयागराज से सांसद भी हैं। और इस नई कैबिनेट के सामने अब PM मोदी के विजन को सार्थक करने की बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं इस बार उत्तराखंड में नए समीकरण साधने की कोशिश साफ देखी गई है। साथ ही मंत्री सतपाल
धन सिंह, सुबोध, गणेश और रेखा को दोबारा मंत्री बनने का अवसर मिला है, जबकि सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे की वापसी नहीं हो सकी। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया। 3 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, 1 वैश्य, 2 SC वर्ग से कैबिनेट में 3 ब्राह्मण को जगह मिली तो सीएम समेत 3 ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया, 1 वैश्य, जबकि 2 चेहरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। ये नया समीकरण अब उत्तराखंड को किस नए आयाम पर ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए